तो बच्चों जो हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि एक सवाल के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाए उसके और उसमें टिक करते रहे कि हाँ अब ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो जितने सवाल मैं करा सकता हूँ बहुत ज्यादा समय नहीं लेके, तो आज हम एक आध सवाल और देखते हैं, इन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं और उनसे देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिल रहा है। तो आज जो हम सवाल करने वाले हैं, इट इज वेरी वेरी पॉसिबल सवाल जो कि जेई एडवांस में आ सकता है, उस सवाल की हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक इंडक्टर है, ये वाला, ये एक इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस लेट से एल है इंडक्टेंस, और एक दूसरा इंडक्टर है यहां पर, और ये वाला जो है इसका इंडक्टेंस जो है वो 2L है, और इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। M दिया हुआ है सपोर्टिव। सपोर्टिव मतलब एक से निकलने वाला फ्लक्स दूसरे में सीधे उसी दिशा में जाएगा, सपोर्टिव है। सपोर्टिव एम दिया हुआ है। सपोर्टिव एम का मतलब ये होता है कि अगर इससे फ्लक्स जो निकल रहा है इस दिशा में अगर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, तो इसमें भी इसके कारण भी इसी दिशा में जा रही होगी, इसकी भी और खुद की भी, यानी दोनों सपोर्टिव है। तो इसमें कई बार लिखेगा फ्लक्स सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर एरो बना के दे देगा कि एम जो है वो यू है। ऐसे दोनों के एरो सेम है, मतलब दोनों में सेम दिशा में फ्लक्स जनरेट हो रहा है, इसके कारण खुद में जिस दिशा में हो रहा है और इसके कारण जो इसमें आ रहा है, दोनों की दिशाएं सेम है। तो ये L और 2L दिया हुआ है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहां पर एक बैटरी लगी हुई है। लेट्स से ये बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी हुई है इसमें, और ये स्विच जो था यहां पर एक पोजीशन है 1, इसमें बंद था, और ये पोजीशन है 2, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये ऐसा। लेट्स से ये 2R है, लेट्स से ये 3R है, और लेट्स से ये बैटरी का EMF E है, और इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस M दे रखा है। अब सवाल में कहा गया है कि स्विच वॉज एट पोजीशन 1 फॉर लॉन्ग टाइम। स्विच वॉज एट पोजीशन 1 फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब है इस वाले सर्किट में करंट डेवलप हो चुकी है, जिसकी वैल्यू है E/2R। जिसकी वैल्यू E/2R है, इसको मैं I नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, I नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और उसने कहा कि T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे स्विच इज थ्रोन एट पोजीशन 2। स्विच इज थ्रोन एट पोजीशन 2। स्विच को पोजीशन 2 पर थ्रो कर दिया गया, एट 2 पे थ्रो कर दिया गया, और फिर पूछा जा रहा है कि फिर उसके बाद आप करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के दिखाइए। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के दिखाइए, यह सवाल पूछा गया है। इस सवाल को समझने में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो स्टेप 1 है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद के स्टेप तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। जब भी दो इंडक्टर सडनली ज्वाइन किए जाते हैं, जब भी दो इंडक्टर सडनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान सुनिएगा, दो इंडक्टर सडनली ज्वाइन किए जाते हैं और एक में करंट अलग होती है और दूसरे में करंट अलग होती है, और उनको सडन ज्वाइन किया जाता है, तो वहां पर जो एक इंडक्टेंस के कारण जो एक ईएमएफ जनरेट होता है, वो ईएमएफ जो होता है वो इंपल्सिव इन नेचर होता है। वो ईएमएफ जो होता है इंपल्सिव इन नेचर होता है। मतलब वो क्या करता है, दो इंडक्टर अगर 1 से 2 में डाला गया तो अल्टीमेटली इस बाहर वाला सर्किट बच जाएगा। बाहर वाले सर्किट में करंट सेम होनी चाहिए, पर इसमें पहले करंट E/2R थी और इसमें करंट 0 थी, तो अचानक से जब आपने इनको जोड़ दिया है तो करंट सेम होनी चाहिए। करंट सेम होने के लिए इसमें जो इंपल्स जनरेट होगा वो बहुत ज्यादा होता है, सॉरी, जो ईएमएफ जनरेट होगा बहुत ज्यादा होता है, इसे इंपल्सिव ईएमएफ मेरी टर्मिनोलॉजी है भैया, इसको कोई ये किताब ही नहीं है, मुझे नहीं पता किताबें क्या कहती है, पर एक सडन इंपल्सिव ईएमएफ जनरेट होगा जो करंट को इमीडिएटली T इक्वल टू 0 से 0 प्लस में ही सडन चेंज ला देगा, सडन चेंज ला देगा। और सडन चेंज अगर वो ला देगा तो उस केस में यहां पर हमें, उस केस में करंट की वैल्यू तो यहां पर फाइनाइट रहेगी, पर जो di/dt की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होगी। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं, t इक्वल टू 2 अंतराल में समझना पड़ेगा। पहले तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 0 प्लस में कोलिजन टाइप, और फिर 0 प्लस के बाद जनरल t तक। पहले हम t इक्वल टू 0 से 0 प्लस की बात करते हैं, t इक्वल टू 0 से 0 प्लस की बात करते हैं। तो जैसे ही आपने इसमें कनेक्ट किया, इसकी करंट की वैल्यू भी बहुत कम समय में 0 से 0 प्लस के समय में, 0 से 0 प्लस के समय में इसमें करंट की वैल्यू लेट्स से I1 हो गई। करंट की वैल्यू I1 हो गई, यहां पर E/R की जगह नई करंट की वैल्यू, नई करंट की वैल्यू I1 हो गई, I1 हो गई। और ये कब है I1 करंट? एट
T इक्वल टू 0 प्लस, यानी बिल्कुल जस्ट कनेक्ट करने के जस्ट बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, इसको समझ लीजिएगा। तुरंत करंट बदल जाती है। अब जैसे ही 0 से 0 प्लस के समय में जो अंतराल है, लेट से उस अंतराल है dt, उस dt को मैं डेल्टा टी लिख दे रहा हूं ताकि सिंबॉलिकली सही दिखाई दे। डेल्टा टी अंतराल है, डेल्टा टी बहुत छोटा है। कहां से कहां का समय है ये? 0 से 0 प्लस में। तो 0 से 0 प्लस में अगर मैं लूप लॉ लगाने की कोशिश करूंगा तो क्या होने वाला है देखने की कोशिश करिएगा। इसमें ईएमएफ कितना आएगा? इसमें आएगा L। इसकी पहले करंट थी I नॉट, अब करंट हो गई I नॉट I1। तो L I फाइनल माइनस I इनिशियल, यानी L I1 माइनस I नॉट अपॉन डेल्टा टी प्लस M। प्लस M, M क्या चीज है? इसके कारण जो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा M, उसमें कितनी हुई है? I1 माइनस 0 अपॉन डेल्टा टी। ये पूरा जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है वो इसके अक्रॉस आया। डेल्टा टी बहुत छोटा है तो ये वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड कर रही होगी, तो इंपल्सिव इसीलिए मैंने इसको कहा नेचर में है। तो ये आया पहला, ये आया इसका दूसरा, इसके दो पार्ट आए। उसमें क्या आया? प्लस L 2L, क्योंकि उसका इंडक्टेंस 2L है, 2L इंटू I1 माइनस 0 अपॉन डेल्टा टी। और उधर क्या आया? प्लस इसके कारण जो आया वो आया M I1 माइनस I नॉट अपॉन डेल्टा टी। और करंट इसमें ये इंपल्स इनफाइनाइट है, तो I इसकी I इंटू 3R इज अ नेग्लिजिबल वैल्यू, क्योंकि ये सारे इनफाइनाइट है। और इसकी करंट इंटू 2R इज अ नेग्लिजिबल वैल्यू। करंट फाइनाइट है, डेल्टा टी छोटा है। करंट फाइनाइट है, डेल्टा टी छोटा है, तो इन दोनों के ड्रॉप लगभग नेग्लिजिबल होंगे। तो उस दौरान के समय इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जैसे ही इसकी वैल्यू को 0 किया, डेल्टा टी हमारा इनफाइनाइट को टेंड कर रहा, उधर चला गया, खत्म हो गया। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन के तैयार हुई, अगर हम ध्यान से देखें, Li1 यहां आया, Mi1 यहां आया, 2Li1 यहां आया, Mi1 यहां आया, Mi1 यहां आया। तो हमारे पास आ गया 3L Li1 2Li1 Mi1 3L प्लस 2M I1 इज इक्वल टू Li नॉट और Mi नॉट। L प्लस M I नॉट। तो I1 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई L प्लस M अपॉन 3L प्लस 2M I नॉट। तो ये हमारे पास करंट आ गई T इक्वल टू 0 प्लस पर। T इक्वल टू 0 प्लस पर ये करंट आ गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। L प्लस M अपॉन 3L प्लस 2M I नॉट, ये हमारी T इक्वल टू 0 प्लस पर करंट आ गई। अब उसके बाद क्या होगा? अब ये रेजिस्टेंस लगे, अब ये यहां पर नॉर्मल सर्किट चलेगा, LR डीके हो रहा होगा। तो LR डीके जब हो रहा होगा तो इन दोनों को आप मान सकते हैं, तो LR डीके का सवाल आ जाएगा उसके बाद T इक्वल टू 0 प्लस के बाद, क्योंकि L लगा हुआ, करंट तो कॉमन होगा, धीरे करंट करके खत्म होगी, फाइनली करंट 0 हो जाएगी। तो ये LR डीके का सवाल है। तो उस LR डीके की इनिशियल करंट इतनी थी। इनिशियल करंट हमारे पास दी थी L प्लस M I नॉट अपॉन 3L प्लस 2M I नॉट। ये हमारे पास इनिशियल करंट थी। और उसका टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? टाइम कांस्टेंट के लिए अगर आप देखें तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया 5R LR सर्किट का, और इसका इफेक्टिव इंडक्टेंस जो हो गया वो हो गया 3L प्लस 2M। ये हो गया L इफेक्टिव की वैल्यू, और R इफेक्टिव की वैल्यू हो गई हमारे पास 5R। तो अब हमारा सीधे आंसर हमारे पास जो निकल के आ जाएगा उसको मैं L देता हूं। वो आपको पता है LR डीके, तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा था, तो I1 लिखा, I1 e टू द पावर माइनस RT बाई L होता है, R इफेक्टिव T बाई L इफेक्टिव। तो यानी हमारे पास आ गया 5RT बाई 3L प्लस 2M। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I1 की वैल्यू वो है, और ये बहुत ही शानदार सवाल था, इसको समझ में आपको आना चाहिए था। आई होप इट इज क्लियर। इससे जरूर आपको सीखने को मिलेगा, बिकॉज M पे सवाल दे चुकी है IIT JEE एडवांस, तो हो सकता है कि फिर इस पे सवाल आ जाए। आपको करना आना चाहिए कि कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। आई होप कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि सडन करंट का चेंज अगर M ना होता तो ये I1 की वैल्यू I नॉट बाई 3 हो जाती।
अगर m ना दिया होता, इसी सवाल में m ना दे के भी सवाल पूछ सकता है, तो I1 की वैल्यू I0/3 हो जाती और उसके बाद हम जो वैल्यू है वो डाल के आंसर निकाल लेते हैं। आई होप इट इज क्लियर, एकदम क्लियर सवाल था, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं अगला सवाल जो लेने वाला हूं वो एक रोटेशनल डायनामिक्स और कंस्ट्रेंट रिलेशन का है सवाल, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल को भी ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या किया गया है, इसमें एक स्क्वायर प्लेट है, दिस इज अ स्क्वायर प्लेट, ये एक स्क्वायर प्लेट है। इस स्क्वायर प्लेट के दो एंड को रस्सी से बांधा गया है, रस्सी से बांधा गया। स्क्वायर प्लेट है ए बी सी डी और इसकी लेंथ ए मान लिया मैंने और इसका मास m दे दिया और ये स्क्वायर प्लेट है। अब उसने कहा बी पॉइंट को कट करने के बाद, बी पॉइंट को कट करने के बाद इस प्लेट का एक्सेलरेशन निकालिए, ए पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालिए, इस प्लेट का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए, जो भी पूछा जाए इस रस्सी को कट करने के बाद पूछा गया। हमें पता है कि रस्सी को कट करने के बाद टेंशन्स की वैल्यू बदल जाती है, तो रस्सी के कट करने के पहले क्या स्थिति थी ये हमारे लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब रस्सी को सिर्फ रस्सियां लगी हो और रस्सी को कट किया जाए तो उससे पहले क्या फर्क पड़ेगा, उसको कोई उससे पहले क्या सिचुएशन थी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो जस्ट इसको अगर कट कर दिया गया तो हमारे सवाल में इसको अगर जस्ट कट कर दिया गया तो अब हमारे इस ब्लॉक के ऊपर, इस स्क्वायर प्लेट के ऊपर एक mg और एक टेंशन लग रहा होगा, दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो मैंने अगर FBD बनाऊं तो इस पे एक फोर्स आएगा नीचे की तरफ mg और एक फोर्स इधर की तरफ आएगा टेंशन। दीज आर द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो ये इसका FBD हो गया, यानी इफ कॉज डायग्राम। अगर इसका इफेक्ट डायग्राम बनाओ कि ये कैसा मोशन करने वाला है, तो इसके मोशन में बात करें तो आपको पता है कि हम मान सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो ए से नीचे आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वर्टिकली होना चाहिए। तो ए से वो नीचे आएगा, ए एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा, साथ ही साथ वो घूमेगा ऐसे, तो मैंने मान लिया वो अल्फा से घूमेगा, अल्फा से घूमेगा। तो हमारे पास तीन एक अननोन है इस पूरे सवाल में, ए, अल्फा और टी। तीन अननोन है, तीनों सॉल्व करने के लिए हमें तीन इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। सबसे पहले मैं लिखने की कोशिश करता हूं ट्रांसलेशनल वाली इक्वेशन, विच इज अ वेरी वेरी सिंपल इक्वेशन। तो हमने क्या लिखा, mg माइनस टी बराबर ma। इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन, एनीबॉडी कैन राइट दैट, mg माइनस टी बराबर ma। दूसरी इक्वेशन लिखी, इसके बाद टॉर्क जो लग रहा है सेंटर के अबाउट जो टी फोर्स लग रहा है, तो T इंटू ए बाई टू का टॉर्क लग रहा है, तो T इंटू ए बाई टू का टॉर्क इज इक्वल टू, ये प्लेट ऐसे घूमने की कोशिश कर रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा तो ml स्क्वायर बाई 12 इसके अबाउट, ml स्क्वायर बाई 12 इसके अबाउट, तो इसके बाद ml स्क्वायर बाई 6, यानी कि m a स्क्वायर बाई 6 इंटू अल्फा। ये आ गई दूसरी इक्वेशन, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब हमें तीसरी इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी। तीसरी इक्वेशन हमारे पास है कंस्ट्रेंट की। कंस्ट्रेंट की क्या इक्वेशन है कि ये वाला जो पॉइंट है वो रस्सी से बंधा है, तो इस पॉइंट का, रस्सी अगर ऊपर वाले पॉइंट में बंधी है तो इस पॉइंट में बंधी है तो रस्सी की लंबाई बदल नहीं सकती। तो इसका मतलब है इसके पास अगर एक्सीलरेशन हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिशा में हो सकता है। इट कैन नॉट हैव अ वर्टिकल एक्सीलरेशन, बिकॉज वर्टिकली तो मूव कर ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा बंधा हुआ है। तो इसके एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, पर इसके पास एक्सीलरेशन है कितना, एक अगर हम देखें यहां पर इसके पास कितना एक्सेलरेशन है, तो इसके पास चलने के कारण नीचे की तरफ ए है और साथ ही साथ ये घूम रहा है तो इसके पास इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा रोटेशन के कारण, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। ओमेगा तो है नहीं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें, तो एक हमारे पास है इसके पास इधर की तरफ, नीचे की तरफ, और इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा इस पार्टिकल के पास, रेस्ट से स्टार्ट किया है तो इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन आएगा टेंजेंशियल, उसकी बात करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a बाई रूट टू इंटू अल्फा। तो a बाई रूट टू इंटू अल्फा, ये एक्सेलरेशन आ गई a बाई रूट टू इंटू अल्फा। अब ये a में कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं क्या करता हूं, लेंथ को l लिख लेता हूं, लेंथ को l लिख लेता हूं, तो ml स्क्वायर बाई 6 लिख देता हूं।
तो यहां पे L/√2 इंटू अल्फा कर देता हूं। तो इसके पास एक एक्सेलरेशन L/√2 अल्फा इधर है और एक इधर है, पर रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये एंड ऑफ द प्लेट सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है। इसका मतलब इसके वर्टिकल एक्सेलरेशन कैंसिल होने चाहिए, तो ये एंगल 45 डिग्री है। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई A माइनस L/√2 अल्फा cos 45 has to be 0, यानी A is equal to L alpha by 2. A is equal to L alpha by 2. This is the third equation, and now by these three equation you can solve this question and you can get the answer. I hope एकदम क्लियर है। तो मैंने एक सवाल रोटेशन का लिया, एक सवाल मैंने EMI का लिया, और दोनों सवालों के थ्रू आपको कुछ सिखाने की कोशिश की। कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर गया होगा। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है? कल मैं फिर वीडियो में आएगा, कल फिर एक वीडियो आएगा। उस वीडियो में भी मैं आधे घंटे कुछ डिस्कस करूंगा, कुछ 2-3 सवाल लूंगा और उन सवालों के सॉल्यूशन से आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ, कॉन्फिडेंस में रहिए। यू आर गोइंग टू रॉक इन योर JEE एडवांस एग्जामिनेशन फॉर श्योर। दुखी होने से, रोने से कुछ भी नहीं होगा। जस्ट गो विद द अपनी पूरी ताकत के साथ जाइए, क्योंकि 60 से 70% पेपर JEE एडवांस का भी बिल्कुल नॉर्मल ही आता है। एंजॉय योर लाइफ।